हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि देविका रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दहला डैम को लेकर के। तो दहला डैम, जिसको अरगंडम डैम के नाम से भी जानते हैं, और ये अफगानिस्तान के कंधार प्रोविंस में लोकेटेड है। ये जो दहला डैम है, इसको 1952 में यूएसए ने अरगंडम रिवर के ऊपर इसका फॉर्मेशन किया था। अगर हम बात करें अफगानिस्तान में डैम फॉर्मेशन की, तो इंडिया ने भी कुछ डैम का फॉर्मेशन, कुछ डैम का कंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में करवाया है, जिनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। एक डैम है सहतूत डैम, सहतूत डैम, जिसका काबुल रिवर के ऊपर फॉर्मेशन करवाया गया था। और सेकंड डैम है जिसको सलमा डैम के नाम से भी जानते हैं, और इसका अदर नेम है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो ये 2 डैम है जिनका नेम आपको ध्यान में रखना है। जब जब बात आए है कि इंडिया ने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अफगानिस्तान में करवाई, तो स्पेसिफिक जगह जब आप इनका नेम लिखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर इंडिया और अदर कंट्रीज को अर्ज किया है कि आसियान म्यांमार कंट्री को लेकर के जो भी कंसेंसस है, जो भी पॉइंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये कंट्री भी यहाँ पर काम करे। ओके, तो यहाँ पर इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि इंडिया और अदर कंट्रीज को आसियान की जो पॉलिसी है म्यांमार को लेकर के, उसको फॉलो करना चाहिए और हमारी पॉलिसी के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, आसियान ग्रुप का ये मानना है कि म्यांमार में जो भी इशू चल रहा है, जो भी वहाँ पर वायलेंस देखने को मिल रहा है, वह उसका एकदम से उसको रोक दिया जाना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जो 5 पॉइंट्स है ना, उनमें से फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, वहाँ पर चाहते हैं कि सभी मिलकर के, ऑल पार्टीज मिलकर के एक डायलॉग फॉर्मेशन में डिस्कशन किया जाए और जो भी इशू है उसको सोल्व किया जाए। साथ ही साथ में यह बताया गया है कि एक स्पेशल एनवॉय जो है वो यहाँ पर प्रेजेंटेबल हो, जो डायलॉग प्रोसेस को रेगुलर करे, और जो भी यहाँ पर इशू है वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए आसियान ग्रुप जो है को एक तरीके से फोकस करेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है। साथ ही साथ में स्पेशल एनवॉय और डेलीगेशन जो है वो टाइम टू टाइम म्यांमार विजिट करें, और सभी पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है उन सभी को लेकर के, इन साइड पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करें। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी और जो डेमोक्रेसी की तरफ म्यांमार आगे बढ़ रहा था, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है इन सब में, और इन 5 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी को अदर कंट्रीज भी फॉलो करें ताकि म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास में है, और यहाँ पर फोकस किया गया है टेररिज्म को लेकर के। स्पेसिफिक बात की गई है कि टेररिज्म जो है वो गुड और बैड कभी भी नहीं होता है। टेररिज्म टेररिज्म है, तो टेररिज्म को टेररिज्म के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर रुचिरा खम्बोज जो है, जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन ने, उन्होंने भी इस बात के ऊपर फोकस करते हुए बोला है कि टेररिज्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है। 9/11 जो अटैक हुआ उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट था ये अटैक। सितंबर 11, 2001 को न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था, इसके बाद में काउंटर टेररिज्म को लेकर के जो ग्लोबल अप्रोच है वो अपनाई गई। हालांकि इसके बाद में अगर हम देखें तो लंदन, मुंबई, पेरिस, बहुत सारे जो पार्ट है, और वेस्ट एशिया के पार्ट है, अफ्रीका जो है, वहाँ पर टेररिस्ट अटैक जो हैं वो देखने को मिले। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मतलब टेररिज्म जो है वो एक सीरियस इशू है और इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस बात के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से पॉइंट अपनाए गए हैं। तो देखो,
इंडिया में 26/11 अटैक हुआ, 26/11 अटैक होता है 2008 में। उसके बाद में इंडिया में एक एजेंसी बनाएगी जिसको बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जनवरी 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी टेररिस्ट क्राइम है उन सभी को डील करने का काम करेगी NIA। तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव था हमारे इंडिया में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो UAPA एक्ट जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ है इंडिया में। थर्ड अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सभी को इकट्ठा करने के लिए नाट ग्रिड बनाएगी, नाट ग्रिड बनाएगी। अब ये नाट ग्रिड क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। फोर्थ अगर हम बात करें तो देखो एक ऑपरेशनल हब, मतलब जो टेररिस्ट अटैक हैं उन सभी को फोकस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको भी एस्टेब्लिश किया गया, उनको भी बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव क्या क्या है। तो देखो, इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म जो है, काउंटर टेररिज्म, इसको एस्टेब्लिश किया गया। सेकंड अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जो है, इसकी एक ब्रांच के रूप में टेररिज्म प्रिवेंशन ब्रांच जो है वो भी एस्टेब्लिश की गई। थर्ड अगर हम बात करें तो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी टेररिज्म को काउंटर करने का काम करती है। और आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल रखा था ताकि वहाँ पर जो इशू है, वहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को जो प्रमोट किया जाता है उनको रेगुलेट किया जा सके। फोर्थ पॉइंट पर आता है इंडियाज एनुअल रेजोल्यूशन ऑन काउंटर टेरर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो वर्ल्ड लेवल पर और अभी हमने डिस्कस किए इंडिया लेवल पर, इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म की जब भी बात आए तो इन इनिशिएटिव को हम अपने आंसर में अगर लिखेंगे तो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हमें इंडिया का क्या क्या स्टैंड है वो भी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे PT ऊषा के बारे में। तो को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है कि अगर हम 10 को पहले बात करें तो PT ऊषा जो है वो मद्रास मैंगलोर मेल से ट्रैवल कर रही थी और उस टाइम क्या किया गया, रेलवे ने परमिट दी कि उनका जो होम टाउन है पयोली नॉर्थ केरला में, वहाँ पर एक अनशेड्यूल स्टॉप जो है वो बनाया जाए। ओके, मतलब एक तरीके से उन्होंने जो भी हमारी कंट्री के लिए किया वो रिस्पेक्ट देने की बात थी। PT ऊषा जो है उन्होंने एशियन लेवल पर मेडल जो है वो गेन किया। साथ ही साथ में 1984 का जो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें 400 मीटर की जो हर्डल थी उसमें ब्रोंज मेडल जीतने में वो कुछ पॉइंट से रह गई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी कुछ टाइम पहले ही PT ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि PT ऊषा ने अपना जो सर्विस सेक्टर, मतलब जब वो गेम में थी उसके बाद में उन्होंने एज ए कोच ज्वाइन किया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने जो भी प्लेयर है उन सभी को वो आगे लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में पहली बार जो है वो एक विमेन को इसका हेड बनाया गया है। PT ऊषा को रिप्रेजेंट यहाँ पर दिया गया है। तो जिस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही हैं उसकी वजह से 2030 के जो ओलंपिक होंगे उसमें इंडियाज बिड फॉर द ओलंपिक्स इन द 2030s, मतलब ओलंपिक गेम में इंडिया जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए 2030 में जो बिड होगी उसमें इंडिया अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब इंडिया ओलंपिक गेम को अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2030 में जो बिड होगी ना नेक्स्ट ओलंपिक के लिए उसमें इंडिया अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अदर जो हमारे प्लेयर्स हैं जैसे कि अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में सिंगल लेवल पर क्या गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी जो है लास्ट 2021 में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक उसमें मेडल जीता। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक वर्ल्ड लेवल पर इंडिया अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर ही इंडिया जो है वो
नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओलंपिक गेम में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा और अपने आप पर ऑर्गेनाइज करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लेकर के। देखो, आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, और विंटर सेशन के स्टार्टिंग में ही 7 दिसंबर को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है उसको कुछ में कुछ अमेंड करने की बात की जा रही है। अब स्टेट जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो पावर है उसको छीनने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स है क्या? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव्स आर पीपल सेंटर एंटरप्राइजेज जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली controlled by and for their members to realize common economic, social and cultural needs and aspirations. ओके, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बनता है, ग्रुप मिल करके उनका मेन टारगेट जो है वो सेम होता है, और उसी सेम एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग ये जो भी ग्रुप के लोग हैं वो काम करते हैं। तो मल्टी स्टेट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्टेट के जो लोग हैं वो आपस में जुड़े और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो अब ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो हैं इसमें कुछ अमेंड किया जाएगा उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अमेंडमेंट है ये मल्टी स्टेट जो भी गवर्नेंस है, मल्टी स्टेट जो भी कोऑपरेटिव्स हैं उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे, उनके इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ में जो उनकी मैकेनिज्म पावर है, मॉनिटरिंग जो पावर है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इससे एनहेंस होगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इससे इंक्रीज होगी। और ये जो बिल है इससे द बिल ऑल्सो सीक टू इम्प्रूव द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड एंड एंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिसाइड्स enabling the raising of funds in multi state cooperative societies। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा ये जो भी अमेंडमेंट्स होने वाले हैं इसमें। लेकिन स्टेट का ये मानना है कि ये जो अमेंडमेंट है इसको डिस्कस करने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल जो है वो भेजा जाए और उस पर डिस्कशन हो, तब जाकर के ये अमेंड जो है इसमें किए जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, 5 दिसंबर को जो हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने एक बात बोली कि जो भी अगर इंडिविजुअल लेवल पर कोई पर्सन अपने रिलीजन को कन्वर्जन करता है तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है, और राइट टू प्राइवेसी के अंडर जो है वो इसको रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि M.R. शाह की जो बेंच थी उन्होंने बोला है कि एक्ट्स ऑफ चैरिटी और गुड वर्क टू हेल्प ए कम्युनिटी और द पुअर शुड नॉट क्लोक एन इंटेंशन टू रिलीजियसली कन्वर्ट देम एज पे बैक। मतलब अगर कोई चैरिटी का काम करता है तो उसके ऊपर ये आरोप ना होने चाहिए, ये एलिगेशन ना लगाया जाना चाहिए कि यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्या अदर स्टेट जो है उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन के लिए कुछ काम किया है या फिर नहीं किया है। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद में अगर हम बात करें तो उड़ीसा पहला स्टेट बना था जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ बनाया था। उसके बाद में अगर हम देखें 2017 से अगर आप रेगुलर देखोगे उड़ीसा में 1967 भी एक्ट बना। उसके बाद में 2017 के बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट ने इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। अदर स्टेट में अदर लेवल पर इसको लेकर के पावर दी गई है। जैसे कि कुछ स्टेट जो हैं उन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया है, कुछ स्टेट जो हैं उन्होंने डीएम से कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसको लेकर के आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपको रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये बोला गया है कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसको आप राइट टू प्राइवेसी, अगर इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा देखने को मिलता है तो उसको राइट टू प्राइवेसी के अंडर माना जाए, और चैरिटी को एक तरीके से क्लेम करने की कोशिश ना की जाए कि ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग, रिलीजियस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग की जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर G20 ग्रुप जो है उसकी फाइनेंस लेवल पर टॉक होगी, और बेंगलुरु में ये मीटिंग होने वाली है, और इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट 1 ईयर में लगभग 20 मीटिंग जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। क्रिप्टो करेंसी इन सभी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर फोकस किया जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू जो है वो वहाँ के नेक्स्ट सीएम बन गए हैं, और ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर हम वीमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी को लेकर के अभी अगर हम देखें तो विंटर सेशन में बिल लाया गया है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो 1/3 तक इंक्रीज किया जाए, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मतलब कुछ सीट जो है वो फिक्स की जानी चाहिए कि यहाँ से वीमेन जो है वो ही रिप्रेजेंट करेगी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया की 19 असेंबली ऐसी हैं, स्टेट असेंबलीज, जहाँ पर 10% से कम वीमेन जो है वो लॉ मेकर्स का रोल प्ले करती हैं। ओके, और मतलब 15% से कम है 19 असेंबलीज में, जहाँ पर 10% से कम वीमेन लॉ मेकर्स काम करती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स में जहाँ पर 10% से ज़्यादा विमेन लॉ मेकर्स हैं, उनमें आता है बिहार 10.7%, छत्तीसगढ़ 14.44%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35%, पंजाब 11.11%, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, वेस्ट बंगाल 13.7% एंड दिल्ली 11.43%। ओके, तो यहाँ पर कुछ डाटा रखे गए हैं लोकसभा में जिसमें बताया गया है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रॉपर लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक बात बोली है कि अगर हम गंगा के सैनिटेशन पर काम करेंगे तो इसकी वजह से गंगा का कंजर्वेशन, टूरिज्म और लाइवलीहुड जो है वो सभी चीज़ें प्रमोट होगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी गंगा रिवर के बैंक लेवल पर एस्टेब्लिश सिटी है, वहाँ पर अगर हम सैनिटेशन पर फोकस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट होगा। उन टाउन्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा फेयर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कल्चरल और अदर एक्टिविटी जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि गंगा को प्योर करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई हैं, तो एक है नमामि गंगे प्रोग्राम, और ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको 2014 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसमें गंगा रिवर के रेजुवेनेशन और कंजर्वेशन और पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए काम किया गया। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो गंगा एक्शन प्लान, ये गंगा रिवर का मतलब किसी भी रिवर का फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1985 में लिया गया था, जिसमें मेजर फोकस था कि वाटर क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। और फिर गंगा रिवर का सेकंड कंजर्वेशन प्लान जो है वो भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो है वो 2009 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और गंगा को 2008 में नेशनल रिवर का डेजिग्नेशन दिया गया। इसके अलावा क्लीन गंगा फंड 2014 में इसका फॉर्मेशन किया गया, जिसमें गंगा को क्लीन करने के लिए जो भी वहाँ की बायोटिक डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए फंड लाया गया ताकि इस मनी का यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है भुवन गंगा वेब ऐप। इस ऐप में ये फोकस किया गया कि रिवर गंगा में जो पोल्यूशन एंटर करने में जो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कितना है उन सभी को ट्रैप किया जाएगा। बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल 2017 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा रिवर या जो अदर रिवर है, गंगा रिवर में किसी भी वेस्ट का डिस्पोजल करने के ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो गंगा रिवर को फोकस करते हुए लाए गए। और गंगा रिवर को क्लीन करने का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन जो बेसिक रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो पोल्यूशन है उसकी एंट्रेंस कम से कम हो, और जो भी बैंक एरिया पर जो भी सिटीज़ हैं वो अपने लेवल पर फोकस करें, तभी गंगा रिवर को क्लीन रखा जा सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।